हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम त्रिराज्य संघर्ष के बारे में चर्चा कर रहे थे और मुख्य रूप से हमने त्रिराज्य संघर्ष के कारणों के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम जो दीर्घकालीन त्रिराज्य संघर्ष चला उसके विभिन्न चरणों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंशों में अनेक कारणों से लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा, लेकिन इस पूरे संघर्ष काल में जो एक महत्वपूर्ण बात हमें नज़र आती है वो ये है कि ये तीनों कभी भी एक साथ युद्धरत नहीं हुए और इस संघर्ष के बहुत सारे चरण रहे। हम सबसे पहले बात करते हैं प्रथम चरण की। तो अवंती का जो प्रतिहार वंश का वत्सराज था वो एक शक्तिशाली शासक था और इसने उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कन्नौज के राज्य पर आक्रमण किया और वहाँ का जो आयुधवंशी राजा इंद्रायुध था उसको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इस समय बंगाल में पाल वंशी शासक धर्मपाल शासन कर रहा था और वो एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था। इसने जो प्रतिहारों की लगातार बढ़ती हुई शक्ति थी उसको अपने राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा समझा और वत्सराज को चुनौती दी। फलस्वरूप दोनों राजवंशों में युद्ध हुआ और इस युद्ध में वत्सराज विजयी हुआ और इसी प्रकार राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और वत्सराज को परास्त किया। और इतना ही नहीं, जो वत्सराज था उसे अपने प्राणों की रक्षा के लिए मरुस्थल की ओर भी भागना पड़ा। लेकिन जो ध्रुव था वो अपनी इस विजय को स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाया क्योंकि वो अपने राज्य यानी दक्कन से उत्तर भारत में बहुत आगे या बहुत दूर तक आ चुका था। तो ये एक भौगोलिक बाधा थी और दूसरा जो उसका खुद का राज्य था उसमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ध्रुव अपने प्रिय पुत्र गोविंद तृतीय को वहाँ का राजा बनाना चाहता था, लेकिन स्तंभ नामक अन्य पुत्र राज सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। तो ये जो परिस्थितियां थी उनमें ध्रुव को वापस अपने राज्य लौटना पड़ा और इस तरह त्रिराज्य संघर्ष का जो प्रथम चरण था वो ध्रुव की अल्पकालिक सफलता का चरण कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं त्रिराज्य संघर्ष के द्वितीय चरण की। तो उत्तरी भारत में विजय हासिल कर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव दक्षिण चला गया था, लेकिन वो अपने राज्य की समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त रहा और पाल नरेश धर्मपाल ने इसे एक उपयुक्त अवसर माना और अपनी शक्ति को उसने संगठित किया और कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। धर्मपाल ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को हटाकर अपने समर्थक चक्रायुध को कन्नौज का शासक बना दिया और भागलपुर ताम्रपत्र लेख से हमें ये पता चलता है कि इसके बाद कन्नौज में एक विशाल दरबार का भी आयोजन किया गया। इसमें भोज, मत्स्य, मद्र, यदु, यवन, अवंती, गंधार और कीर के राजाओं को आमंत्रित किया गया था। अवंती नरेश से जो यहाँ तात्पर्य है वो वत्सराज से है। तो इस प्रकार पाल नरेश धर्मपाल उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बन गया और उसे उत्तरापद स्वामिन कहा गया है। तृतीय चरण की अगर बात की जाए तो वत्सराज की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था नागभट्ट द्वितीय वो प्रतिहार शासक बना और इस समय दक्कन में राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय का शासन था। नागभट्ट द्वितीय अपने वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता था और इसके लिए उसने प्रयत्न किया और ग्वालियर अभिलेख के अनुसार कन्नौज पर उसने आक्रमण कर चक्रायुध को सिंहासन से हटा दिया और अपने समर्थक इंद्रायुध को कन्नौज के राज सिंहासन पर बिठा दिया। उसके बाद उसने धर्मपाल पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और ये जो युद्ध था संभवतः मुंगेर के पास हुआ था। इसी क्रम में जो नागभट्ट द्वितीय था उसने कुछ अन्य विजय भी हासिल की, लेकिन जब वो अपने दिग्विजय अभियान से वापस लौट रहा था तब उसका सामना राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से हो गया। इस युद्ध में नागभट्ट द्वितीय पराजित हुआ और उसका कन्नौज पर भी प्रभाव समाप्त हो गया। उसके बाद गोविंद तृतीय वापस अपने राज्य की ओर लौट गया और अपने पूर्वजों की तरह ही गोविंद तृतीय भी उत्तर भारत में विजित क्षेत्र का कोई शासन प्रबंध किए बिना ही अपने गृह राज्य की ओर वापस लौट गया। हम बात करते हैं चतुर्थ चरण की, जो कि
विवादग्रस्त है। गोविंद तृतीय के आक्रमण के काल और कारण से ये विवाद संबंधित है और अनेक विद्वानों का ये कहना है कि नागभट्ट द्वितीय द्वारा धर्मपाल द्वारा संरक्षित कन्नौज के शासक चक्रायुध को परास्त किया गया और उसे सिंहासन से हटाकर अपने समर्थक को शासक बनाया गया। उसके बाद उसने धर्मपाल को भी परास्त किया। इन दोनों शासकों के परास्त होने के बाद इनकी इच्छा से गोविंद तृतीय उत्तर भारत की ओर आया और उसने नागभट्ट को परास्त किया। दूसरी ओर अन्य विद्वान कहते हैं कि राष्ट्रकूट नरेश नागभट्ट की सफलताओं से निश्चिंत नहीं था। राष्ट्रकूट अभिलेखों से हमें ये पता चलता है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर नागभट्ट की नज़र थी और इस क्षेत्र पर नागभट्ट ने अधिकार करने का कुछ प्रयत्न भी किया था। तो गोविंद तृतीय नागभट्ट की विजयों से निश्चिंत नहीं था और ऐसी स्थिति में गंगा घाटी में नागभट्ट द्वितीय सर्वे सर्वा बनता जा रहा था। इससे जो गोविंद तृतीय था वो बहुत अधिक चिंतित हुआ। दूसरी ओर राष्ट्रकूट साम्राज्य आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी सुदृढ़ था। ऐसी स्थिति में गोविंद तृतीय उत्तर की ओर बढ़ा तो संभवतः इसी समय उससे पराजित चक्रायुध और धर्मपाल भी आ मिले। तो इस प्रकार जो ये चरण है इसमें नागभट्ट के विरुद्ध गोविंद तृतीय का अभियान महत्वपूर्ण बना। नागभट्ट द्वितीय अपने विरुद्ध गोविंद तृतीय, धर्मपाल और चक्रायुध की समग्र शक्ति का प्रयोग होने से न केवल परास्त हुआ बल्कि उसने भी अपने पिता की तरह मरुस्थल में जाकर अपने प्राणों की रक्षा की और गोविंद तृतीय नागभट्ट के राज्य को विजित करता हुआ हिमालय तक आ गया। इसके बाद जिस प्रकार ध्रुव को अपने राज्य की आंतरिक समस्याओं के कारण शीघ्र ही वापस दक्षिण की ओर लौटना पड़ा था, लगभग उसी तरह गोविंद तृतीय को भी अपने विजित क्षेत्र की बिना कोई व्यवस्था किए दक्षिण की ओर अपने राज्य यानी दक्षिण में लौट जाना पड़ा। बात की जाए पंचम चरण की तो नागभट्ट के उपरांत रामभद्र प्रतिहार नरेश बना और ये एक बहुत ही कमज़ोर शासक था और ऐसा लगता है कि इसके हाथ से अपने साम्राज्य का कुछ भाग निकल गया था, क्योंकि इसके समय में कुछ भूमि अनुदानों का अनुमोदन नहीं किया गया और स्पष्ट है कि उन्हीं भूमि अनुदानों का अनुमोदन किया जा सकता है जो अपने अधिकार में हों। तो राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष भी कठिनाइयों से घिरा हुआ था और दक्षिण भारत में इस समय चालुक्य शक्ति का उदय हो रहा था। अमोघ वर्ष ने हालांकि चालुक्यों को परास्त कर दिया था, लेकिन जो सामंत थे वो स्वतंत्र होने का लगातार प्रयत्न कर रहे थे। इसके अलावा यह धार्मिक अभिरुचि का व्यक्ति था और इसमें वैराग्य भावना विद्यमान थी। तो उपरोक्त दोनों राजवंशों को कठिनाइयों में घिरा हुआ पाकर पाल वंश के शासक देवपाल ने उत्कलों के वंश को समाप्त किया। हूणों का दर्प उसने भंग किया और द्रविड़ों और गुर्जरों के अभिमान को समाप्त कर दिया। द्रविड़ों से आशय यहाँ पर राष्ट्रकूट से है और गुर्जरों से तात्पर्य यहाँ पर गुर्जर नरेश रामभद्र से है। तो स्पष्ट होता है कि देवपाल द्वारा राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष को पराजित किया गया और गुर्जर नरेश रामभद्र को भी परास्त करने में उसने सफलता प्राप्त की। इस तरह देवपाल के समय में पाल वंश की कीर्ति चरम सीमा पर थी और जो उसका शासन था वो आसाम से लेकर कश्मीर तक, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक और हिमालय से लेकर विंध्य तक फैला हुआ था। अब हम बात करते हैं षष्ठ चरण की। तो बंगाल में देवपाल का जो उत्तराधिकारी था वो विग्रहपाल था और इसके पश्चात नारायणपाल शासक बना और ये जो दोनों शासक थे वो अपने पूर्व शासक देवपाल की तरह योग्य शासक नहीं कहे जा सकते थे। इसी तरह राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष 11-12 वर्ष की अल्पायु में शासक बना था और कुछ समय बाद ही सम्राट की अल्पायु से लाभ उठाकर उसके जो विद्रोही थे उन्होंने विद्रोह के झंडे खड़े कर दिए। तो संजन ताम्रपत्र लेख से हमें ये पता चलता है कि गंग नरेश द्वारा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई और अन्य जो अधीनस्थ सामंत थे उनके द्वारा भी विद्रोह कर दिया गया और राजकीय पदाधिकारियों का वध कर डाला गया। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो राष्ट्रकूट नरेश था वो भी संकटों से घिरे हुए थे और इस समय प्रतिहार वंश में महापराक्रमी शासक मिहिर भोज का शासन था। इसने राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष की दुर्बलता का लाभ उठाकर पश्चिमी भारत में काठियावाड़ तक अपने प्रभुत्व का विस्तार किया।
सिरुल अभिलेख से हमें पता चलता है कि अंग बंग मगध और वेंगी के राजा राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष के अधीन थे। तो इस आधार पर कुछ विद्वानों का ये मानना है कि अमोघ वर्ष द्वारा पाल नरेश नारायण पाल को परास्त किया गया। इसके विरुद्ध जो पाल अभिलेख हैं उनमें दावा किया गया है कि नारायण पाल ने किसी द्रविड़ शासक को परास्त किया। डॉक्टर अल्तेकर का ये मानना है कि ये जो द्रविड़ शासक था वो अमोघ वर्ष था। तो इस तरह परस्पर विरोधी दावों से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रकूट और पाल वंशों के मध्य छोटी छोटी झड़पें होती रही, लेकिन कोई भी निर्णयात्मक युद्ध नहीं हुआ। अमोघ वर्ष के उपरांत कृष्ण द्वितीय जब शासक बना तो उसे प्रतिहारों से युद्ध करना पड़ा और इस समय प्रतिहार वंश में मिहिर भोज शासन कर रहा था और दोनों ही संभवतः मालवा पर अपना अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। भावनगर अभिलेख से ये पता चलता है कि भोज ने नर्मदा नदी को पार करके कृष्णराज को परास्त किया और ये कृष्णराज ही कृष्ण द्वितीय था। इसके विरुद्ध बेगुब्रह ताम्रपत्र का ये कथन है कि राष्ट्रकूटों ने उज्जैन में भोज को परास्त किया। तो इस तरह से ये जो परस्पर विरोधी विवरण हैं उनसे भी यही स्पष्ट होता है कि इनमें निर्णायक युद्ध नहीं हुआ। मिहिर भोज के पुत्र महेंद्रपाल द्वारा भी अपने पिता की तरह प्रतिहार राज्य को शक्तिशाली बनाया गया और महेंद्रपाल के जो अभिलेख हैं वो बंगाल और बिहार के क्षेत्रों से हमें मिलते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इसके समय में प्रतिहार शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। महेंद्रपाल के उपरांत महिपाल प्रथम शासक बना और इसे राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने पराजित किया और कन्नौज को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इंद्र तृतीय के उपरांत राष्ट्रकूट वंश पतन की ओर तेजी से बढ़ चला। प्रतिहार नरेश महिपाल ने राष्ट्रकूटों की निर्बलता का लाभ उठाया और पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया। महिपाल प्रथम के उपरांत प्रतिहार वंश में दुर्बल शासक हुए और संघर्षपूर्ण स्थिति में अपने राज्य की रक्षा वो नहीं कर पाए और धीरे धीरे इस वंश के साम्राज्य का अंत हो गया। नारायण पाल के पश्चात पाल वंश भी पतन की ओर अग्रसरित था और यह वंश भी इन परिस्थितियों में कोई लाभ नहीं उठा सका। कृष्ण तृतीय के उपरांत राष्ट्रकूट वंश की भी निर्बलता स्पष्ट रूप से उजागर हो गई और धीरे धीरे ये भी छिन्न भिन्न हो गया। इस प्रकार तीनों वंशों गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के पतन के साथ ये जो दीर्घकाल से चला आ रहा त्रिराज्य संघर्ष था वो समाप्त हुआ और इस संघर्ष के बहुत सारे महत्वपूर्ण परिणाम निकले। जैसे 3 महत्वपूर्ण राजवंशों का पतन हुआ, कन्नौज का महत्व समाप्त हुआ, केंद्र की कमजोरी का लाभ उठाकर चंदेल, चालुक्य, परमार, चाहमान और चोल जैसे नवीन राजवंशों का उदय हुआ। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप शस्त्रोपजीवी जातियों का प्राधान्य स्थापित हुआ जिससे एक नवीन संस्कृति का उदय हुआ, लेकिन देश सैनिक दृष्टि से दुर्बल या कमज़ोर हुआ। संघर्ष के उपरांत जो नवीन राजनीतिक परिदृश्य उपस्थित हुआ उससे देश की शक्ति का खोखलापन बाहरी आक्रमणकारियों के समक्ष उजागर हो गया, जिससे उन्हें भारत पर आक्रमण करने का एक सुअवसर दिखाई दिया।